Guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss two-phase method. Before this we have discussed big M method. तो big M method हमें कब लगाना पड़ा, जब हमारा जो सिंप्लेक्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास अगर केस ऑफ मिनिमाइजेशन बन जाता है, मैक्सिमाइज हो तो हम डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड लगा देते हैं, लेकिन अगर केस ऑफ मिनिमाइजेशन आ जाए, इनइक्वालिटीज लेस देन ना रहे कि इक्वल टू हो जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, देन वी विल यूज़ टू फेज मेथड. सो हमारे पास उसके लिए वर्किंग प्रोसीजर क्या है टू फेज मेथड का. इसके अंदर हमारे पास टू फेजेस बनते हैं, फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2. सो जो हमारा फेज 1 है उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है. फर्स्ट फॉर फेज 1 कन्वर्ट द गिवन LPP इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. जो भी हमारे पास LPP गिवन है उसको हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट कर. आफ्टर दैट add the necessary artificial variable to the constraint as done in the big M method. जैसे हमने big M method में इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में बदलने के लिए हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और कुछ बेसिक वेरिएबल्स भी हमने ऐड किए थे, तो सेम इसमें हमें वही प्रोसीजर करना है, रिपीट. स्टेप नंबर 3 फॉर्मुलेट द आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन z स्टार सच दैट z स्टार इज -a1 -a2 अप टू -an. तो यहाँ पे हमने वहाँ पे देखा था कि जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स है S1 S2 S3 तो हम जीरो के साथ लगा के उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख लेते थे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम -m कोफिशिएंट के साथ लगा के लिख लेते थे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो भी बेसिक वेरिएबल्स हैं उसको हम जीरो के साथ लिखेंगे, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उसको हम लिखेंगे माइनस के साथ, और जो x1 x2 x3 उनको भी हम -0 के साथ लिखेंगे. सो बाय असाइनिंग माइनस टू द कॉस्ट फंक्शन एंड 0 टू ऑल अदर वेरिएबल्स, मतलब बाकी सब जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उसमें हमें 0 असाइन करना है, और सिर्फ जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है उसमें हमें क्या करना, असाइन करना है माइनस वैल्यू. मैक्सिमाइज z टू द सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड. फिर अब मैक्सिमाइज करना है z को, जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में सीखा था. उसके बाद हमारे पास 3 केसेस आते हैं. केस नंबर 1, अगर z स्टार की वैल्यू लेस देन 0 है एंड एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द ऑप्टिमल बेसिस at the positive level, then the given LPP problem will not have any feasible solution. मतलब जब हमने फेज नंबर 1 बनाया, फेज नंबर 1 में हमारे पास कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाता है अगर लास्ट टेबल में, तो वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है. इफ z स्टार इज इक्वल टू 0 एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट, देन ओनली वी विल मूव टू फेज नंबर 2. अगर हमारे पास z स्टार की वैल्यू 0 आ रही है और हमारे पास कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो हम नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे. सिमिलरली अगर z स्टार की वैल्यू 0 आ रही है लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है at the 0 level, then the feasible solution of the auxiliary LPP is also the feasible solution to the given LPP by setting the artificial variable 0. अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आ रहा है, तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को अपने आप ही 0 के इक्वल रख के हम उसको दोबारा नेक्स्ट टेबल पे चले जाएंगे. बस ये केस ध्यान रखना है कि z स्टार अगर लेस देन 0 तो यहाँ पे कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है. फिर हमारे पास फेज 2 आता है. फेज 2 में हमारे पास जो फेज 1 की जो लास्ट टेबल है ना, उसी से हम उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे. अगर आपको ये वर्किंग रूल समझ नहीं आता तो हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. मिनिमाइज z सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 40x1 प्लस 24x2 एंड वी हैव द ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट्स गिवन है. सो फर्स्ट हम कंस्ट्रेंट जो इक्वालिटी है इनको इक्वालिटी में बदलते हैं. ये इनइक्वालिटीज दे रखे हमें. सो फर्स्ट जो इक्वेशन है मेरे पास 20x1 प्लस 50x2, ये जो चीज़ है ये हमारे पास ग्रेटर देन है. अगर मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये चीज़ इसके इक्वल बन जाएगी. तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल, तो मैंने सरप्लस वेरिएबल ले लिया S1. अगर मैं कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मैंने आपको बिगर मेथड में बताया था कि यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. सपोज ये मेरे पास A1 ऐड हो चुका है, ताकि ये जो चीज़ है मेरी 4800 के इक्वल आ जाए. नेक्स्ट मेरे पास इक्वेशन है 80x1 प्लस 50x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7200. सिमिलरली 80x1, इसमें भी मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करूँगी S2, और जब सब्ट्रैक्ट करते तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ A2, दैट इज़ 7200. अब जो हमारा क्वेश्चन है वो मिनिमाइज z का दे रखा है, तो हमें उसको मैक्सिमाइज में चेंज करना पड़ेगा. सो मैक्सिमाइज जो आ जाता है वो z स्टार आ जाता है, और ये जो चीज़ है इन सब के सामने क्या लग जाता है, माइनस का साइन, तो आ जाएगा -40x1 -24x2. ये हमने बिल्कुल सेम किया जैसे हमारे पास बिग एम मेथड में हमने इसको सॉल्व किया था. अब हम बात करते हैं यहाँ पे फेज बनाते हैं. सपोज ये जो टेबल में बनूंगी यहाँ पे, ये मेरे पास आ रहा है फेज 1, लेट इट बी फेज 1. अब फेज 1 में इसकी टेबल कैसे बनेगी वो देखते हैं.
तो देखिए टेबल के लिए जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है हम उसको लिखते हैं पहले। सो ये मेरे पास आ जाएगा 20, नेक्स्ट वैल्यू है x2 की 50, s1 की है मेरे पास -1, s2 नहीं है प्रेजेंट तो 0, a1 प्रेजेंट है तो उसका आ जाएगा 1, a2 प्रेजेंट नहीं है तो उसका 0। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज जो हमने इक्वालिटी बना चुके हैं अब उसको टेबल के अंदर लिखते हैं, दैट इज 80, x2 की वैल्यू यहाँ पे 50, s2 की वैल्यू s1 की वैल्यू प्रेजेंट है तो 0, s2 की वैल्यू है -1, a1 की वैल्यू है 0, a2 की वैल्यू है हमारे पास 1। अब बात करते हैं बेसिक वेरिएबल कौन बनाएगा। बेसिक वेरिएबल वो बनाएगा जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यहाँ पे a1 a2 बना रहे हैं, सो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे बेसिक वेरिएबल। सो बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे हम लिखेंगे a1 एंड a2। सो बेसिक वेरिएबल में आ जाएगा a1 a2। अब बात करते हैं यहाँ पे xb की। xb कैसे निकालते हैं, जो इनइक्वालिटीज़ दे रखी है जिनको हमने इक्वालिटीज़ में चेंज किया उसमें हम x1 x2 और s1 s2 को 0 पुट कर देते तो मुझे a1 a2 मिल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो चीज़ है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। फर्स्ट है 4800, नेक्स्ट है 7200, दिस इज 4800, नेक्स्ट इज 7200। अब बात करते हैं इनकी कॉस्ट फंक्शन की। तो मैंने आपको बताया था कि फेज 1 में जो हमारा मैक्सिमाइज जेड है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड स्टार, ये स्टार था, अब ये भूल जाइए, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमने चेंज कर दिया, ये बन चुका है। अब इसको हम रीचेंज करेंगे, मैक्सिमाइज जेड बनेगा। ये कैसे बनेगा, जो a1 है और a2 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उसके साथ तो हम -1 लगा के लिख देंगे यहाँ पे, बाकियों के साथ हम लगाएंगे 0, 0x1 + 0x2 + 0s1 + 0s2। तो ये मेरा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। बस इसमें यही चीज़ नहीं है कि नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 फेसेस बनेंगे। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं cj की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cj, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0 0 0 0 -1 -1। सो व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ a1 एंड a2, -1 एंड -1। सो नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 -1। अब सिंप्लेक्स मेथड की तरह बिल्कुल सेम हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट zj, दैट इज समेशन ऑफ cbi xj। नाउ cbi xj मतलब इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करके पहले हम यहाँ लिखेंगे, फिर दिस रो इनटू दिस। सो वी विल हैव -20 -80, दैट इज -100। नेक्स्ट वी हैव cb इंटू x2, दैट इज -1 -50, तो आ जाएगा -50 इंटू -50, दैट इज -100। नेक्स्ट दिस कॉलम इंटू दिस कॉलम, दैट इज 1। नेक्स्ट cb इंटू s2, दैट इज अगेन 1। cb इंटू a1, that is -1, and cb into a2 is -1. Next we will find out delta j, that is cj minus zj. So 0 minus 100 is 100, 0 minus 100 is 100, next is -1, next is -1, next is 0, next is 0. Now we will find out which is the entering variable and which is the outgoing variable. So the most positive value, यहाँ पे 2 most positive value आ रही है 100 and 100. सो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, इट्स योर चॉइस। सो लेट अस टेक x1, वी विल हाईलाइट दिस कॉलम। नाउ वी विल फाइंड आउट द आउटगोइंग वेरिएबल बाय द मिनिमम रेशियो। सो मिनिमम रेशियो इज फाइंडेड आउट बाय xb डिवाइडेड बाय द हाईलाइटेड कॉलम, दैट इज x1। सो 4800 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 240, that is your 240. Next we have 7200 divided by 80, that is 90. So this will be the outgoing variable. So we will highlight this row. Now from here we get that the entering variable is x1 and the outgoing is a2. You can write here entering is x1 and outgoing is a2. So in the beginner method we have discussed that if any outgoing variable is there, so we will neglect in the next table. So हम यहाँ पे a2 को भी यहाँ पे include नहीं करेंगे। So ये entering बन चुका है। अब ये जो की एलिमेंट है हमारे पास या फिर पिवोट एलिमेंट है, इसको हम क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे न्यू बेसिक वेरिएबल्स सीख लेते हैं। न्यू बेसिक वेरिएबल्स क्या है हमारे पास,
A1 तो है ही हमारे पास प्रेजेंट, बस A2 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, x1। नाउ वी विल डिवाइड दिस बाय 80, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 90, 1 5/8, 0 -1/80, 0 1/80। नाउ इस वाली रो को देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू रो हमें क्या बनाना होता है, ये वाला एलिमेंट 0 बनाना होता है। तो हमारे पास जो न्यू R1 हमें फाइंड आउट करना है, सो यू विल राइट हियर न्यू R1। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड R1 -20 टाइम्स ऑफ न्यू R2। सो न्यू R1 फाइंड आउट करने के लिए ओल्ड R1 पहले लिखते हैं 4800, और यहाँ पे जो है A2 जा रहा है तो A2 को तो हम नेक्स्ट टेबल में लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/80 फाइंड आउट करने की भी जरूरत है, आप यहाँ पे डायरेक्टली डैश लगा सकते हैं। 4800 20 50 -1 0 1 -20 टाइम्स ऑफ दिस रो, -20 टाइम ईच एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पे -20, ऑपरेशन लगा लेना क्योंकि हम 5/8, यहाँ पे आ जाएगा 0 -20 इंटू 0 -20 -1/80 -20 इंटू 0 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 4800 -1800, दैट इज 3000। नेक्स्ट वी हैव 0, व्हेन यू विल सॉल्व आउट दिस वैल्यू, ये वैल्यू तो आंसर मिलेगा आपको 75/2। नेक्स्ट में आ जाएगा -1, नेक्स्ट वी हैव है 1/4, नेक्स्ट वी हैव है 1। अब बात करते हैं कि कॉस्ट फंक्शन की, CJ की वैल्यू तो सेम ही रहती है, 0 0 0 0 -1 -1। यहाँ पे आ जाएगा A1 का कॉस्ट फंक्शन -1 और x1, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारे पास x1, उसका आ जाएगा 0। सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, ZJ फाइंड आउट करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ CBI XJ। So we will multiply this row into this row, we will get here 0. Next we have -75/2, next 1, next we have -1/4, next is -1. Now we will find out delta J, that is ZJ minus CJ. 0 minus 0 is 0, 0 minus 75/2, 75/2, -1, 1/4, 0. Now the most positive element is this, तो ये हमारे पास बन जाएगा एंटरिंग कॉलम, एंटरिंग वेरिएबल बनेगा x2, और ये इस रो को हम हाईलाइट कर देंगे, बन जाएगा एंटरिंग कॉलम। आउटगोइंग एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम रेशो। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मिनिमम रेशो, जो क्या होएगा मेरे पास XB बाय में जो हाईलाइटेड कॉलम है दैट इज x2, दैट इज 3000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 2, दैट इज 80, 90 डिवाइड बाय 5 इंटू 8, दैट इज 144। मिनिमम वैल्यू आ रही है 80, ये वाली एलिमेंट, सो ये वाली रो को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट। सो यहाँ से हमारे पास एंटरिंग बन चुका है x2 और आउटगोइंग बन चुका है A1। तो अब यहाँ पे A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे x1। अब ये वाला जो एलिमेंट है इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं इस पूरी रो को अगर मुझे ऑब्टेन करना है न्यू R1, तो हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड R1 को 2/75 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर 80, 0 1 -2/75। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, सो आ चुके -2/75 एंड 1/150। अब यहाँ पे हमें A1 भी लिखने की जरूरत नहीं, A2 तो हम ऑलरेडी स्किप कर चुके थे। अब यहाँ पे A1 आउट गोइंग है तो A1 को भी हम नेक्स्ट टेबल में नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं x2 का कॉस्ट फंक्शन भी दे रखा है 0, x1 का भी दे रखा है 0। अब इस रो को हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू कॉलम। सो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, वी हैव टू ऑब्टेन न्यू R2। सो ऑपरेशन लगाएंगे ओल्ड R2 -5/8 टाइम्स ऑफ न्यू R1। सो बात करते हैं ओल्ड R2 की, तो ओल्ड R2 मेरे पास यहाँ से देखिए क्या आ रही है, 91 5/8, 0 -1/80, 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो A1 का है, A1 को हम लीव कर देंगे। -5/8 टाइम्स
कैलकुलेशन आप रफ में कीजिएगा ऑफ दिस रो, दैट इज 80 0 1 -2/75 1/150। सो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट आएगा यहाँ से 40, जो फर्स्ट एलिमेंट है 90 माइनस उसको कैंसिल कर दीजिए, 90 - 50 दैट इज 40। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1, 5/8 - 5/8 दैट इज 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, और ये आ जाएगा 5 1 5 5 5 25 दैट इज 15 × 4 दैट इज 60। सो आ जाएगा 1/60। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा मेरे पास -1/80 -5/8 टाइम्स, सो 1/150। सो यहाँ से 5 से कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा 30 -1/80 -1/8 से 24 240। सो आ जाएगा -4/240 दैट इज -1/60। सो हमारे पास रो आ चुकी है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ZJ दैट इज समेशन ऑफ CBI/XJ। तो देखेंगे 0 0, नेक्स्ट में भी 0, नेक्स्ट में भी 0, नेक्स्ट में भी 0, और यहाँ पे हमारे पास CJ फाइंड आउट करते हैं 0 0 0 0। नाउ फाइंड आउट करते हैं डेल्टा J दैट इज ZJ - CJ 0 0 0 0। सारी चीज़ें नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, 0 आ चुकी है या नेगेटिव आ सकती है, तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो चुका है। तो यहाँ पे सारे डेल्टा J जो है मेरे पास वो इक्वल टू 0, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस केस पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट टेबल पे, फेज नंबर 2 पे, जो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे थे कि अगर आपके पास मैक्सिमम Z स्टार लेस देन 0 है तो क्या होगा। अब यहाँ पे Z स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट इज 80 × 0 40 × 0। तो यहाँ पे Z स्टार की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0। नेगेटिव तो आ नहीं जाएगा, नेगेटिव आती तो हमारे पास कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं था, तो हम इसी टेबल पे यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को 0 के इक्वेट करके जो वहाँ पे कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आया। नाउ वी विल मूव टू फेज नंबर 2। तो देखिए फेज नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको टेबल हमने बनाई है सेम टेबल फेज नंबर 2 में यूज होगी। तो लास्ट वाली टेबल आपको सेम एज इट इज नेक्स्ट उसमें बनानी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फेज नंबर 2 की। ये मेरे पास है फेज नंबर 2। नाउ इन फेज नंबर 2 जो हमारे पास मैक्सिमम Z स्टार होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैक्सिमम Z स्टार की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जो गिवन इक्वेशन थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, देखिए ये जो हमारे पास मैक्सिमम Z स्टार था ये वाला, यही हमारे पास होगा मैक्सिमम Z स्टार प्लस यहाँ पे हम बेस, क्योंकि A1 A2 तो जा चुके हैं फर्स्ट टेबल से, तो हमारे पास बस S1 और S2 बचे, तो हम 0 लगा के वहाँ पे पुट आउट कर देंगे। सो मैक्सिमम Z स्टार हमारे पास आ जाएगा -40x1 -24x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ये वाली टेबल एज इट इज आपको बनानी है। x2 x1 80 40 0 1 1 0 -2/75 1/60 1/150 -1/60। अब यहाँ पे CJ वेरी कर जाएगा, क्योंकि CJ नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, दैट इज -40 -24 0 0। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन भी बदल जाएंगे, सिर्फ बाकी सब चीज़ एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट फंक्शन भी बदलेंगे, दैट इज -40 -24। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ZJ दैट इज समेशन ऑफ CBI/XJ। सो -40 × 0 0 -24 × 1 दैट इज -24। नेक्स्ट है -40, नेक्स्ट वाला ये जो एलिमेंट है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज -40 × -2/75 -24 × 1/60। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2/75। सो मेरे नेक्स्ट वाला एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए -40 / 1/150 -24 × -1/60। सो वाला एलिमेंट आ जाएगा मेरे पास -38/75। सॉरी, ये दोनों चीज़ें जो है प्लस में आएंगी, ये प्लस ये माइनस आएगा और ये वाला आएगा प्लस में। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा J दैट इज CJ - ZJ, दिस माइनस दिस। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पे मैंने x2 के सामने ना x1 का कॉस्ट फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे -40 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए -24 और यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास -40। उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा -40 और ये आ जाएगा -24 और ये दोनों तो सेम है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर्स। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, नेक्स्ट वी हैव 0, नेक्स्ट वी हैव 2/75, नेक्स्ट इज -38/75। अब मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट मेरे पास क्या है यहाँ पे 2/75, ये मेरे पास एंटरिंग एलिमेंट बनेगा।
इस रो को हम हाईलाइट कर देंगे। अब हमें आउटगोइंग एलिमेंट निकालने के लिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज XB/S1। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो नेगेटिव है, 80 डिवाइड बाई नेगेटिव, तो इसको तो हम लेंगे। नेक्स्ट इज 40 × 60, दैट इज 2400। ये तो है नहीं, तो यही मिनिमम होएगा, तो इस रो को हम क्या कर देंगे यहाँ पे मार्क। सो ये हमारे पास पीवोट एलिमेंट आ चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टेबल में जाने के लिए पहले यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि यहाँ पे एंटरिंग एलिमेंट कौन है हमारे पास, एंटरिंग वेरिएबल S1 एंड आउटगोइंग है हमारे पास X1। तो S1 हमारे पास एंटरिंग है और X1 क्या है, आउटगोइंग है। ये S1 है, ये X1 है। अब इस वाली एलिमेंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे बेसिक वेरिएबल लिख लेते हैं X2 एंड S1। इस पूरी रो को मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 1 बन जाए। दिस इज 2400, 60, 0, 1, -1। S1 का जो कॉस्ट फंक्शन है वो मेरे पास क्या है, 0 है, न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग। X2 का मेरे पास है -24। अब हम बात करते हैं ये वाली रो को, इसको मुझे क्या बनाना है, बेसिकली 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मुझे फाइंड आउट करनी है न्यू R1। विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू रो हमें इसको क्या बनाना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। तो न्यू R1 है मेरे पास, मैं क्या करूँगी, ओल्ड R1 + 2/75 टाइम्स ऑफ न्यू R2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -24, 144, 8/5, 1, 0। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास रो आएगी 144 आएगा, फिर 8/5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1/50 आएगा। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ZJ, दैट इज समेशन ऑफ CBI/XJ। प्रोडक्ट करते हैं इनका, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 8/5। नेक्स्ट वी हैव हेयर -24, नेक्स्ट वी हैव हेयर 0, नेक्स्ट वी हैव हेयर -24/50, दैट इज 24/50। यहाँ पे हम CJ लिख लेते हैं, CJ मेरे पास है -40, -24, 0, 0। अब यहाँ से आ जाएगा डेल्टा J, दैट इज CJ - ZJ। तो यहाँ से मेरे पास आएगा -8/5। ये जो एलिमेंट है ना, ये आ जाएगा 8/5 × 24, -24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो -8/5 आ जाएगा। सॉल्व करके आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -24/50। अब सारे नेगेटिव आए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है। बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, X2 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 144, और X1 नहीं आ रहा टेबल में, तो X1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और मैक्सिमम Z* निकालना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम Z की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, -24 × 144, दैट इज़ -3456। ये तो मैक्सिमम आया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, मिनिमम था हमारे पास क्वेश्चन, तो हमने ना मिनिमम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे मैक्सिमम Z* मिल जाए। तो वापस मिनिमम में लाने के लिए इसको वापस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा 3456। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का, सब्जेक्ट टू दीज कंस्टेंट है, दोनों में इक्वल का साइन दे रखे हैं। तो इक्वल के साइन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करते हैं। उससे पहले मिनिमम को मैक्सिमम बना लेते हैं। सो मैक्सिमम Z* मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x1 + 2x2 + 3x3। हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स की है, तो कंस्ट्रेंट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा अगर आपके पास इक्वालिटी है तो आ जाएगा a1 = 2, नेक्स्ट वी हैव 2x1 + 3x2 + 4x3 + a2 = 1। सो हमारे पास दो फेजेस बनेंगे, ये है हमारे पास फेज नंबर 1। तो फेज नंबर 1 में हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास -2, 1, next we have here 3, 1, 0, next we have 2, 3, 4, 0, 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है, जो मेरे पास a1 और a2 है। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल मेरे पास आ जाएगा a1 और a2। जो हमारे पास CJ होते हैं फेज़ 1 के लिए, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम Z* जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होएगा 0x1 + 0x2 + 0x3, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ हम क्या ऐड करते हैं, -1। सो -1 - a2, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था।
यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 -1 -1। अब बात करते हैं एक्स बी की। एक्स बी मतलब ये जो वैल्यूज होती है 2 1, तो आ जाएगा 2 1। अगर मैं a1 की बात करूँ तो उसका कॉस्ट फंक्शन -1 और a2 का भी क्या दे रखा है -1। सेम स्टेप जेड जी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ सी बी आई एक्स जे, दैट इज -1 -2 दैट इज +2 -2 दैट इज 0 -1 -3 दैट इज -4 -3 -4 दैट इज -7। नेक्स्ट है -1 एंड -1। सो हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा जे, दैट इज सी जे माइनस जेड जे, दैट इज 0 4 7 0 0। नाउ द मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट विल बिकम द एंटरिंग एलिमेंट। तो पॉजिटिव ये है, तो इस कॉलम को हम हाईलाइट कर देते हैं। फाइंड आउट करते हैं मिनिमम रेशियो, जो मेरे पास होएगा एक्स बी बाय एक्स थ्री, जो भी मैंने कॉलम हाईलाइट किया है वो। तो आ जाएगा 2/3 एंड 1/4। तो इनमें से छोटा सबसे कौन है, दिस इज द मिनिमम, सो ये वाला हमारे पास एंड आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। तो a1 बाहर जा रहा है और उसके प्लेस पे कौन आ रहा है, x3 आ रहा है। ये हो चुका है। अब हमारे पास हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे इस एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंटरिंग कौन है मेरे पास, यहाँ से एंटर कर रहा है मेरे पास x3 और आउटगोइंग कौन है, यहाँ से हमारे पास a2। अब हम यहाँ पे नया टेबल बनाते हैं। सो नई टेबल मैंने बना ली है। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यूज़। a2 की जगह मैं क्या रखूँगी, यहाँ पे x3 और यहाँ पे a1 तो एज इट इज़ है। तो a1 का कॉस्ट फंक्शन -1, x3 का क्या है 0। xb की बात करें तो इसको पहले 4 से डिवाइड करके लिख देते हैं 1/4 1/2 3/4 1 0। a2 को लिखते ही नहीं है क्योंकि a2 जा चुका है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वहाँ पे 3 की जगह 0। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम यहाँ पे, वी हैव टू ऑब्टेन न्यू r1। सो ऑपरेशन लगेगा न्यू r1 पे, ओल्ड r1 -3 टाइम्स ऑफ न्यू r2। देखिए जो हमारे पास ओल्ड r1 है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। 2 -2 1 3 1 -3 टाइम्स जो नई रो है वो आ जाएगी 1/4 1/2 3/4 1 0। अब वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज 2 -3/4 दैट इज 5/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट ये आ जाएगा -2 -3/2 -7/2 1 -9/4 दैट इज -5/4 0 1। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे जेड जे, दैट इज समेशन ऑफ सी बी आई एक्स जे। तो मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 7/2, नेक्स्ट इज 5/4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, नेक्स्ट दिस इंटू दिस -1। यहाँ पे हम सी जे लिख लेते हैं जो हमारे पास है 0 0 0 -1 -1। फिर हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा जे, दैट इज 0 दिस -7/2 -5/4 0 दिस माइनस दिस इज 0। ये सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं। अब हमें फेज 2 पे मूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे आप सॉल्यूशन, x3 आ चुका है ये और x1 x2 आया नहीं तो वो 0 पुट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे z स्टार। तो यहाँ पे z स्टार मेरे पास क्या आएगा -5/4। इसको लिखने से पहले हम z स्टार भी फाइंड आउट करेंगे ना। z स्टार आ रहा है नेगेटिव, मैंने कहा था जब z स्टार नेगेटिव आता है सो वी हैव द नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे ना जब x3 = दिस, x2 से पहले z स्टार भी चेक कर लेना, तो नो फिजिबल सॉल्यूशन। आई होप आपको 2 फेज मेथड क्लियर होगा। इसमें हमारे पास 2 फेजेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन हमें सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है या फिर कोई और मेथड आ जाए तो उससे कैसे सॉल्व करना है, तो हमें पता लगेगा। देखिए सिंपलेक्स मेथड में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, अगर मैं बात करूँ सिंपलेक्स मेथड की, उसमें क्वेश्चन होना चाहिए मेरे पास मैक्सिमाइजेशन का और सारी इनइक्वालिटीज लेस देन में होनी चाहिए, तो मैं सिंपलेक्स मेथड का यूज़ करूँगी। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसके बाद बिग एम मेथड भी यूज़ कर सकती हूँ और 2 फेज मेथड भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का या फिर इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है, फिर लेस देन इक्वल टू है, सॉरी लेस देन तो इक्वल टू इसमें आ जाता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है या इक्वल है तो या फिर बिग एम मेथड यूज़ करेंगे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ मेरे पास ये भी साइन आ सकता है ना,